नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गो स्टडी। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक बैंक के एग्ज़ाम में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के मेंस में अब ये क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसके अलावा आरबीआई, आईबीपीएस या आरआरबी पीओ हो या क्लर्क, मेंस में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और प्री में भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की ये होती है कि ये बहुत आसान होता है। अगर एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो मुश्किल से आपको 2.5 से 3 मिनट लगेगा 5 क्वेश्चन को बनाने में। तो आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चनों को अप्रोच करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों का। तो एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आप जानते होंगे कि इस फॉर्मेट में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है एक्स के टर्म में, यानी एक्स की, इससे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू होगी। अब ये जो ए बी और सी है ये कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और ये कांस्टेंट टर्म है सी। और ऐसे ही एक और इक्वेशन लिख लेते हैं वाई के टर्म में, जिसमें कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, A1 लिख देते हैं इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह से दो इक्वेशन दिए रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और आपसे पूछा जाएगा कि अपना आंसर बताइए। ए ऑप्शन लगाइए अगर x बड़ा है y से, बी ऑप्शन टिक करिए अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू y के है, सी लगाइए अगर x छोटा है y से, इसी प्रकार डी लगाइए x अगर स्मॉलर देन इक्वल टू y के है, या फिर ई लगाइए x इक्वल टू y और रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे, आपको क्या करना होता है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी होती है, इसमें से y की वैल्यू निकालनी होती है, और दोनों वैल्यू को कंपेयर करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है कि x बड़ा है y से, x बड़ा है या बराबर है y के, और या फिर इसमें से पांचों ऑप्शन में से कोई एक सा कंडीशन कौन सा फॉलो कर रहा है उसको टिक करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले तो हम एक नॉर्मल सा शॉर्टकट है जिसमें हम ये खाली कोफिशिएंट देख के, ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है ना, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट या फिर y का x का या फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इनको देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा। अगर उससे काम हो जाता है, जब जैसे दो केस बनते हैं, अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से केस हैं, उन दोनों केसों को इसमें चेक करना है। अगर वो केस फॉलो करता है तो डायरेक्ट आप आंसर टिक करेंगे, अदरवाइज आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉल्व करने में भी जो हमारा लेंदी मेथड हुआ करता था, जो बचपन में हम करते थे 7वीं 8वीं क्लास में, उसके थ्रू हम नहीं जाएंगे। उसमें भी बहुत सारे शॉर्टकट हैं सॉल्व करने के लिए भी। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि कैसे जो नॉर्मल हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है, जिसमें खाली कोफिशिएंट की जो ये साइन है कोफिशिएंट का, उसको देख के हम आंसर टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 ये क्या कहता है कि जो कोफिशिएंट का जो साइन है, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का जो साइन है, यानी कि इस केस में पॉजिटिव है दोनों कोफिशिएंट का साइन कांस्टेंट टर्म का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, इसको चेक करते हैं हम, ठीक है। इसके साइन में अगर दोनों का साइन नेगेटिव आ गया, बोथ कोफिशिएंट हैविंग नेगेटिव साइन, तो क्या होगा, अगर दोनों का कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का साइन, तो आंसर हमारा होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई, एक्स इक्वल टू वाई और रिलेशन कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी कि ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर अगर दोनों कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख गया तो। ठीक है जी। अब दूसरा रूल ये कहला, बाकी हमें और भी कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एक्स का कुछ भी हो सकता है, वाई स्क्वायर का कुछ भी हो सकता है, वाई का कुछ भी हो सकता है। हमें खाली कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को देखना है। अगर निगेटिव दोनों में दिख गया तो सीधे ऑप्शन मारेंगे ऑप्शन ई। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ
कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव इन बोथ केस, मतलब कि कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो दोनों केस में, ठीक है। उसके बाद अगर ये केस फॉलो कर रहा है, कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, y या x का कोफिशिएंट देखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं, ये उससे स्मॉलर डिग्री वाला कोफिशिएंट देखेंगे। तो नेक्स्ट अगर x के टर्म में इक्वेशन है तो कोफिशिएंट यहाँ लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको चेक करेंगे। अब हम पहले हम चेक करेंगे कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फिर x या y के कोफिशिएंट को चेक करेंगे। अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है और y का कोफिशिएंट, सिमिलरली हम y का भी कोफिशिएंट चेक करेंगे जैसा कि बताया था x और y का, और इसका नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, जो नेगेटिव वाला है वो हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसको समझाता हूं मैं एक एग्जांपल से। जैसे कि आपने कोई इक्वेशन ले लिया है 3x² प्लस 4x प्लस 3, सपोज करिए ये कोई इक्वेशन हो भी सकता है, गलत भी हो, इसको सॉल्व करें तो बने ना, मैंने ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए। और इसमें मान के चलो आपको लिख दिया y² प्लस -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है इस रूल के हिसाब से, पहले तो ये रूल चेक करना है, ये रूल इसमें फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। दूसरे रूल के हिसाब से कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव तो है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे जाएंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को देखेंगे। तो x और y के कोफिशिएंट को देखेंगे तो यहाँ पे एक का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और एक का कोफिशिएंट निगेटिव है। तो रूल के हिसाब से जो नेगेटिव कोफिशिएंट वाला जो टर्म है, यानी जो नेगेटिव कोफिशिएंट वाला जो इक्वेशन है, यानी कि y वाला इक्वेशन, वो बड़ा होगा। यहाँ देखो आप, बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। तो यानी कि नेगेटिव किसका कोफिशिएंट है, इस y² वाले का, तो y विल बी ग्रेटर देन x, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑप्शन सी सीधे टिक मारेंगे। बाकी आपको अगर इन दोनों में पॉजिटिव दिख जाए तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करता। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो अगले x और y के कोफिशिएंट को देखेंगे, x और y का कोफिशिएंट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सीधे आंसर ऐसे मारेंगे। अगर इसके अलावा कोई और भी साइन है, दोनों प्लस हो, दोनों नेगेटिव हो, या फिर कुछ और भी हो, तो हमें ये रूल फॉलो नहीं करना है। ये रूल तभी काम करेगा जब दोनों पॉजिटिव हो कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट, और जो x और y का जो कोफिशिएंट है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो नेगेटिव वाला हमेशा ग्रेटर देन होगा पॉजिटिव वाले के। तो ये समझ आ गया। तो अब आप पूछेंगे कि ये शॉर्टकट्स जो हमारे पास हैं वो कैसे बना, शॉर्टकट कैसे आया। तो मैं इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बता देता हूँ कि एक चार्ट होता है हमारे पास जो कि कोफिशिएंट के आधार पे उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो बताता है। तो जैसे कि 4 तरह के केसेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस और प्लस माइनस। इसको अगर आप रट सको तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं रट पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एग्जामिनेशन में ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से इसको बना सकते हो। अगर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन पे तो ये सब समझ आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ ये है क्या। तो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। देखो ये क्वेश्चन में यानी कि जो इक्वेशन है उसमें b जो है ना, ये x का कोफिशिएंट b है, वो ये डिनोट करता है, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट इस साइड वाला, यानी राइट हैंड साइड वाला जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कोफिशिएंट है वो x या y वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे देख लो, ये जो प्लस है वो इस b के कोफिशिएंट को डिनोट कर रहा है, ये वाला प्लस c के कोफिशिएंट को डिनोट कर रहा है। वैसे ये नेगेटिव है, वो b के कोफिशिएंट को डिनोट करता है, और ये जो पॉजिटिव है वो सी के कोफिशिएंट को डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इक्वेशन दी गई है उसमें बी और सी का जो कोफिशिएंट है वो ऐसा हुआ, यानी कि बी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों नेगेटिव ही आएगा। सिमिलरली अगर x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है और जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है किसी भी इक्वेशन का, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं, तो दोनों आंसर पॉजिटिव होगा।
सिमिलरली वैसे ही अगर x और y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो उसका आंसर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। तो इस बेसिस पे हमने ये जो दो रूल है वो निकाला। अब देखो इसमें अगर नेगेटिव है, ये दोनों केस है, देख लो ये दोनों केस फॉलो होता है, दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हैं, या तो दोनों प्लस माइनस वाले इक्वेशन होंगे, या तो एक इक्वेशन ऐसा होगा या तो एक इक्वेशन ऐसा होगा, या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव वाला इक्वेशन होगा। एक जो होगा माइनस कुछ से प्लस कुछ पे होगा और एक प्लस कुछ से माइनस, तो यानी कि रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ये चीज़ मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये क्लियर नहीं होगा। जब मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको दोनों के सॉल्यूशन को कैसे कंपेयर करते हैं नंबर लाइन पे, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लें। उसके अलावा ये जो सेकेंड वाला जो रूल है उसमें दिखा रहा है कि दोनों कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पे है, और जो नेगेटिव होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ देखो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव है और इसका आंसर हमेशा नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला तो हमेशा छोटा ही होगा ना, तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। तो इसलिए इस हिसाब से हमने बोल दिया कि जिसका कोफिशिएंट x का नेगेटिव होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ से ये निकला है ये शॉर्टकट। अगर ये आपको समझ आया हो ये चार्ट तो ठीक है, अगर नहीं आया हो तो भी कोई बात नहीं। आपको खाली ये दो रूल्स याद करने हैं कि कोफिशिएंट नेगेटिव हो और कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा या ऑप्शन क्या होगा। क्लियर है? अब आगे आते हैं और देखते हैं जो अभी ये रूल जो मैंने अभी आपको बताया है उसमें दो कंडीशन थे, अगर वो कंडीशन फॉलो करता है तो वो रूल फॉलो करेगा। अब इन केस अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं करता तो वो रूल फॉलो नहीं करेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच होगी हमारी। तो इसमें भी बहुत सिंपल है, बहुत सारे शॉर्टकट हैं, आप ध्यान से देखिए। तो एक एग्जांपल के लिए मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, जैसे x² माइनस 11x प्लस 24, और ये दूसरा इक्वेशन है 2y² माइनस 9y प्लस 9। ये दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन, ये जो कंडीशन था अभी हमारा वो फॉलो नहीं करता। दोनों जो कांस्टेंट टर्म के जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, जिसके हिसाब से जिस वजह से पहला वाला कंडीशन फॉलो नहीं करता जो कि नेगेटिव होना था। अब दूसरे कंडीशन में बताया जा रहा था कि दोनों पॉजिटिव हों और जो x और y का कोफिशिएंट हो वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो वो वाला भी केस यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का सिंपल फंडा है फ्रैक्शन निकालना। जो हम पुराने क्लासों में करते थे वो हम थोड़ा लेंदी जाते थे उसमें, तो इसमें वैसे लेंदी नहीं करेंगे, इसमें खाली फ्रैक्शन निकालेंगे और आंसर देखते ही पता चल जाएगा फ्रैक्शन को। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना हमारा, ये वाला 24, इसको इस x² का जो कोफिशिएंट है, अभी यहाँ पे तो 1 दिख रहा है क्योंकि 1x² ही होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है कुछ, तो 1 है, यानी कि यहाँ पे 1 से अगर 24 में गुना करेंगे तो 24 ही रह जाएगा। तो इस हिसाब से खाली जो कोफिशिएंट टर्म है उसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 24 का अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो 24 का फ्रैक्शन निकालेंगे। अभी यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है इसलिए हम 24 का निकाल रहे हैं। अगर x² का कोफिशिएंट 2 होता तो 24 इंटू 2 का फ्रैक्शन निकालते हैं हम। अब देखिए, अब 24 इंटू 2 भी आपको नहीं करना होगा उस केस में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेहनत से बचना होता है, जब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा तो कैसे उसको अप्रोच करेंगे। तो फिलहाल अभी तो बिना कांस्टेंट टर्म वाला क्वेश्चन एक देखते हैं। तो इसको कैसे फ्रैक्शन करेंगे 24 को, तो मिनिमम नंबर जो सबसे कम नंबर उससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो 12, फिर 2 से करते हैं तो 6, फिर 2 से करते हैं तो 3, ये फैक्टराइज हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में। ये सब आपको मेंटली करना है, बुक कॉपी पे नहीं करना है। हालांकि मैं भी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ देखो 24 का फ्रैक्शन ऐसे होता है। हमारा यहाँ पे क्या फंडा है कि 24 को 2 फ्रैक्शन में तोड़ना है और उसको ऐसे गुना करना है उन दोनों नंबरों को कि गुना करने पे 24 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -11 आ जाए। तो देखो फ्रैक्शन किया तो फ्रैक्शन करने से हमें 2 टुकड़ा मिल जाएगा नंबर का। अब 2 टुकड़ा हमें निकालना है, तो देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 2 2 3, हमारा 4 यहाँ पे फ्रैक्शन निकला। अब या तो हम ये 2 दूनी 4 कर देते हैं या फिर 3 दूना 6 कर देते हैं, और 6 गुना 4 24 होता है हमारा, दिख गया। और 6 4 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 11 तो होगा नहीं, तो ये वाला केस फॉलो नहीं हो रहा है। अब दूसरे केस में क्या करते थे, इन तीनों को गुना करते हैं, यानी कि 8 इंटू 3, इससे भी 24 आएगा, ये भी एक फ्रैक्शन है 24 का। तो अब इसको देखते हैं, 8 गुना 3 तो 24 आ जाएगा, लेकिन 8 और 3 को प्लस माइनस करने पे क्या 11 आएगा, तो हाँ आएगा। तो यहाँ देखते हैं
कैसे आएगा, 8 + 3 11 होता है, तो ये वाला 11 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, बस यहीं पे इसके ऊपर ही लिख देना है 8 और 3, और इसको क्या करेंगे कि -11 आ जाए, यहाँ पे -11 है ना, तो -8 और -3, -11 होगा दोनों जुड़ के, समझ आ रहा है, -11, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो +24 आना चाहिए, यहाँ पे +24 है, तो -8 इंटू -3 इक्वल टू +24 होता है, तो हमारा ये फ्रैक्शन हो गया। अब जैसे ही फ्रैक्शन हो गया -8 और -3, तो अब सीधा आंसर लिखेंगे, इसका खाली साइन चेंज करेंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, +8 और +3 आंसर होगा। सिंपल है, खाली फ्रैक्शन करना है और उसके साइन को चेंज कर देना है, यही हमारा आंसर होगा। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे इक्वेशन में इसको फैक्टराइज करते हैं, 9 और 2 को गुना करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वाई स्क्वायर का यहाँ पे टर्म है 2, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 9 दूना 18 करके इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 2 × 9, ये तो हमारा पहले से ही फैक्टराइज है, 2 गुना में आया है, इसलिए इसको गुना नहीं करेंगे। अब 9 को फैक्टराइज करते हैं, तो 9 को करते हैं 3 × 3 में। अब देखो, इसमें से 2 नंबर निकालने हैं, जिसको गुना करने पे +9 आए और इसको जिसको जोड़ने या घटाने पे -9 आए। तो यहाँ देख लो, 6, 3 दूना 6 गुना 3, ठीक है। अब देखो, इसको गुना करेंगे तो हमारा +18 आ रहा है ना, हमारा +9 ना आए, क्योंकि हम फैक्टराइज किसका कर रहे हैं, 9 × 2 का, यानी 18 का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 × 3 18 तो आ रहा है, लेकिन क्या इसको जोड़ने घटाने पे 9 आएगा, तो हाँ आएगा, 6 और 3 9 आता है। तो यहाँ देखो, इसको फैक्टराइज करते, 6 और 3 हमारे 2 फैक्टर मिल गए। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, -6 -3 -9 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और क्या अगर हम इसको गुना करेंगे तो क्या +18 होगा, 9 × 2 18, तो हाँ इसको -6 × -3 करेंगे तो +18 होता है। तो यहाँ पर फैक्टर निकल गया इसका। अब जैसे इसको फैक्टराइज कर दिए, तो अब सीधे इसका आंसर क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, +6 और +3, अब इन दोनों का आंसर निकल के आ गया। बट हमारा क्वेश्चन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। आंसर कैसे, बैंक में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब इसको कंपेयर करना होगा। तो बैंक में ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, जैसा कि अभी आपको बताया था, ए होगा अगर x से बड़ा हो y, सॉरी x बड़ा हो y से, दूसरा होगा x छोटा हो y से, तीसरा होगा बड़ा या बराबर हो y से, डी x छोटा या बराबर हो y से, या ई होगा x = y और रिलेशन कैन नॉट डिटरमाइन। ऐसा कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सॉल्व तो कर लिया आपने, लेकिन अभी भी आंसर पे नहीं पहुंचे। तो अब तीसरी चीज़ क्या करनी होगी हमें, अब कंपेयर करना होगा। कंपेयर करना बहुत ही आसान है, बहुत सारे साइटों पे या बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग तरीके बता रखे हैं, जो कि लेंदी है और कंफ्यूजिंग है। मैं यहाँ पे एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जो कि एक नर्सरी पास बंदा भी कर सकता है। तो जो हमारा आंसर अभी आया, उसको कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे ऑप्शन तक पहुँचेंगे, तो इसको बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो हमने एक इक्वेशन लिया था, उसका आंसर लिख लेते हैं। अभी मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिखूंगा, तो अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था उसका वैल्यू आया था, x की वैल्यू आई थी 8 और 3, और y की वैल्यू आई थी 3 और 6 अभी आई थी, अभी हमने देखा था। तो इसको ओवरलैपिंग के हिसाब से इसको कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे आंसर तक पहुँचेंगे, तो हमारा आंसर ऐसे हुआ करता था कुछ। तो ऐसे ऑप्शन होता था। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक नंबर लाइन होती है, हमने बचपन में पढ़ा था 6ठी 7वीं 5वीं में, कि एक बीच में 0 होता है, और इधर से जब राइट हैंड साइड पे बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 और प्लस इन्फिनिटी तक होता है। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ता जाता है। यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो टर्म होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म से। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं +8 और +3, तो x वाले को ड्रॉ करेंगे इस पे, तो कहीं भी अपने अंदाज से +8 और +3 ले लेंगे। हमने कोई वो नहीं करना, हमें एक रफ ड्राइंग कर लेनी है, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं करना कि यहाँ पे इतना ही 3 होगा, इतना ही 8 होगा। हमें एक रफ आइडिया लेना है, हमने ड्रॉ कर लिया। वैसे ही y को ड्रॉ कर लेंगे इसी लाइन पे, तो y भी +3 यहाँ होगा और +6 यहाँ कहीं बीच में होगा। अब क्या करना है हमें, जो y का जो रूट हमने ड्रॉ किया है ना,
ये जो x और y की जो वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है, रूट्स है, वो उनका इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो y का जो सॉल्यूशन है और y के रूट्स जो एक दूसरे को मिला रहे हैं ना, उसको कहते हैं लाइन ग्राफ ऑफ y। तो लाइन ग्राफ ऑफ y यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इतना बड़ा आएगा 3 से 6 के बीच में। उसी तरह से अगर x का लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 3 से 8 के बीच में आ रहा है, यानी 3 से 8 के बीच में इतना ही बड़ा आएगा। अब देखो ये मेंटली करना है हमें, इतना बाहर ड्रॉ नहीं करना, लेकिन हम समझाने के लिए आपको ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है y का लाइन है ये, और ये x का लाइन है। दोनों रूट को जब मिलाया हमने x के तो x का लाइन बना, और y के दोनों रूट को मिलाया तो y का लाइन बना। अब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है इस एरिया में। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को ढक रहा है। तो यहाँ पे देखो ये एरिया ओवरलैप हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी ओवरलैपिंग आपको दिखी तो आंसर सीधे मारना है x इक्वल टू वाई और कैन नॉट डिटरमाइंड। ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। अब देखो बहुत सारे केस बनते हैं। आपने क्या किया कि नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, उस पर ये रूट्स बना लिए और रूट्स के अकॉर्डिंग एक लाइन बना ली, जो मैंने बताया था भी ऐसे लाइन बना ली। फिर अब आपको कंपेयर करना है कि कैसे होगा। तो अब मैं केस बताता हूँ, बहुत सारे केस हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में फर्स्ट केस तो ऐसा हो गया कि ये अगर x की लाइन है और ये y की लाइन है, तो ये दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा ई कैन नॉट डिटरमाइंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। अगर सिमिलरली अगर केस ऐसा कुछ आ रहा है, ये लाइन इधर है और ये लाइन इधर है, बीच में दोनों को कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, गैप है। तो यहाँ पे अगर ये x की लाइन है और ये y की लाइन है, तो y हमेशा ग्रेटर दैन होगा x के, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है, आपको पता है नंबर लाइन पे, तो y यहाँ पे बड़ा होगा। अगर उसी तरह से अगर दो लाइनें बनी हमारी, कुछ ऐसी बनी, ये x है और ये नीचे वाला y है, तो x और y के बीच में ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई होगा कैन नॉट डिटरमाइंड। यानी ओवरलैपिंग कहीं भी दिखी तो आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड। चौथा केस है कि ये x है और ये y है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, बट एक पॉइंट पे ओवरलैप हो रहा है। यानी कि अगर ये +3 और ये +4 होता और y +4 और +6 होता, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, बट एक पॉइंट पे +4 पे ओवरलैपिंग है। तो इस केस में क्या होगा, ये ओवरलैपिंग का केस है लेकिन एक ही पॉइंट पे ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, y तो बड़ा है हमारे x से, लेकिन एक एक्स्ट्रा इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो अगर याद रखें, अगर एक पॉइंट कॉमन है ओवरलैपिंग में, बाकी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो वो ई वाला आंसर सही नहीं होगा। आंसर होगा जो राइट हैंड साइड वाला है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये सारे केस हैं, आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ आ जाएगा। तो अब आइए अब सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन बनाने से क्या होगा, जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो सेशन में तो ये काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं अभी 3-4 क्वेश्चन ही बेसिक क्वेश्चन बता पाऊंगा आपको, लेकिन इसका अभी मैं कल पार्ट 2 डालूंगा। तो पार्ट 2 में जितने भी पॉसिबल टफ क्वेश्चन होंगे मैं सारा उसमें इंक्लूड कर लूँगा। सेकेंड पार्ट में खाली क्वेश्चन ही मैं बताऊँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, टफ लेवल के क्वेश्चन। तो फिलहाल अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये फर्स्ट इक्वेशन है x के टर्म में, ये 5 है, 5y + 6 = 0। ये सेकंड इक्वेशन है y के टर्म में। अब ऑप्शंस हैं, मैं एक स्टैंडर्ड ऑप्शन लिख लेता हूँ जो कि हर एक क्वेश्चन में ये यूज होगा। अब यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 और 3, यहाँ पे 4 × 3 होगा 12। तभी तो यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ देखो, और -1 लाना है हमें, तो -4 + 3 करेंगे तो -1 तो आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करना है और उन फैक्टरों को ऐसे गुना करना है कि कांस्टेंट टर्म बन जाए, और उसको ऐसे जोड़ना घटाना है कि वो ये वाला टर्म बन जाए। तो यहाँ पे 4 और 3 हमने 2 फैक्टर टर्म निकाला और इसको ऐसे जोड़ रहे हैं कि -1 आ रहा है, -4 और +3 करके, तो -1 आ रहा है। और इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो -12 हमारा आ रहा है, 4 3 = 12, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो -12 आ रहा है। तो 2 हमारे टर्म आए थे, -4 और -3। तो ये हमारा आंसर यहाँ से निकल के क्या आ गया, +4 और -3। मैंने बताया था कि साइन खाली चेंज कर देना और वो आंसर होगा। दूसरे में देखते हैं, दूसरे का फैक्टराइज करते हैं। तो
2 और 3 दो फैक्टर निकलते हैं, 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 2 और 3 5 होगा, +2 +5 को जोड़ो तो 5 आएगा, और +2 +3 को +2 और +3 को मल्टीप्लाई करो तो +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, खाली साइन चेंज कर देना, -2 और -3। तो x की वैल्यू आ गई हमारी +4 -3 और y की वैल्यू होगी -2 -3। अब क्या करते हैं, अब ड्रॉ करते हैं, जैसा कि बताया था मैंने, नंबर लाइन पे ड्रॉ और कंपैरिजन करना है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ जब करेंगे तो +4 और -3, तो +4 पहले x को ड्रॉ करते हैं, तो +4 इधर होगा कहीं और -3 कहीं इधर होगा, ठीक है। अब दूसरे को ड्रॉ करते हैं y को, तो y -2 और -3, यानी -2 यहाँ कहीं होगा और -3 तो यहाँ है ही। तो y की लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन होगी y की, और x की लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन होगी x की। तो यहाँ देखो इन दोनों लाइन में ओवरलैपिंग यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये y की लाइन है और ये x की लाइन है, तो यहाँ पे आंसर सीधे हमारा ई होगा। कितना आसान था बनाना, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, p² 3p² प्लस 17p प्लस 10 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 10q² प्लस 9q प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे फैक्टराइज करें, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये वाला टर्म मैंने लिया है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म को हम फैक्टराइज करते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टर्म, यानी p² का जो कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टराइज करेंगे। लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें पहले से ही फैक्टर किया हुआ मिला है, यानी कि 3 × 10, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज़, 30 नहीं लिखेंगे। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं, तो 3 × 2 × 5, 10 को मैंने रिड्यूस किया, 10 को तोड़ा फर्दर, तो हमें 17 लाना है। यहाँ पे ऐसे दो नंबर निकालने हैं यहाँ से जिसको जोड़ने या घटाने पे 17 आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं 5 3 × 15 और 2, दो नंबर ऐसे दिख रहे हैं मुझे जिनको जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो +15 और +2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो +17 आ जाएगा, और फिर फर्दर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो +30 आ जाएगा हमारा। +15 और +2 को आप मल्टीप्लाई करो और +30 मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खाली साइन चेंज करना है और आंसर तक हमें पहुंचना है, तो -15 और -2। बट फर्दर जब हमें ये कोफिशिएंट दिख गया ना, तो आंसर ये हमारा नहीं होगा, एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। तो अब एक स्टेप क्या बढ़ेगा, इसमें क्या करना है फर्दर, ये जो p² का जो टर्म है ना उसको नीचे डिवाइड कर देना है अपॉन करके, यानी कि 3 को 15/3 कर देना है और इसमें 2/3 कर देना है। दोनों रूट्स में 3 को डिवाइड कर देना है, यानी p² का जो टर्म होगा उसको यहाँ पे डिवाइड कर देना उससे। हो गया, अब ये हमारा आ गया आंसर फाइनली। एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है अगर कोफिशिएंट हो गया तो। अब देखते हैं दूसरे इक्वेशन में वैसे ही, तो 10 × 2 को हमें फैक्टराइज करना है, 2 इसका कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म है और 10 है इसका कोफिशिएंट q² का। तो 10 × 2, फर्दर 10 को रिड्यूस करते हैं तो 2 × 5 × 2। अब ऐसे ही इन सबको जोड़ना घटाना है, 2 नंबर हमें लाना है जिससे 9 बन जाए। तो यानी कि 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे 5 और 2 दूना 4, 5 4 9 हो जाता है हमारा। तो 5 और 4 दो नंबर दिखे और दोनों को जोड़ के 9 लाना है, तो +5 + 4 9 हो जाएगा हमारा, +9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो +20 हमारा हो जाता है, +5 और +4 को मल्टीप्लाई करो, +20 दिख जाएगा। तो फर्दर अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, -5 और -4, और हमारा ये जो कोफिशिएंट है q² का, इसको डिवाइड करेंगे अपॉन 10 और अपॉन 10। तो हमारा ये हो गया इसका आंसर। अब क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने से पहले आप क्या करोगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर कंपेयर करोगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल भी बकवास प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। अब क्या करना है, हमें ईजिली बहुत कम टाइम में ऐसा करना है, इसलिए क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर है ना उसको सेम कर देंगे। अब देखते हैं कैसे सेम करेंगे। इसको मैं अगर 10 को 30 बना दूँ और 3 को भी 30 बना दूँ, इन दोनों का एलसीएम 30 होता है ना, 3 और 10 का, क्योंकि इन दोनों में डिनोमिनेटर बराबर है, इन दोनों में डिनोमिनेटर बराबर है, 3 और 10, 3 10 का एलसीएम 30 होता है, तो इन सबको 30 बनाते हैं। तो इसको 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर नीचे 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर जब 10 से गुना करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, और नीचे तो 10 से गुना करेंगे तो ये 30 हो ही जाएगा। वैसे ही यहाँ पे -20 अपॉन
30। ठीक है, 10 से ऊपर नीचे गुना किया है। वैसे इसको फर्दर हम 30 बनाते हैं डिनोमिनेटर को, तो 30 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो -15 जब 5 में 3 से गुना करेंगे अपॉन 30, और दूसरा क्या होगा -12 अपॉन 30। अब देखते हैं, अब इसको ड्रॉ करते हैं। अब सिंपल हो गया हमारा, जब डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो हमें कोई टेंशन नहीं, अब खाली न्यूमिनेटर को लेना है हमें। न्यूमरेटर लेंगे और सीधे कंपेयर करेंगे और आंसर पे पहुंचेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, खाली यही ऊपर वाला टर्म हमें कंपेयर करना है अब। तो अब ड्रॉ कर लेते हैं। जब p को ड्रॉ करेंगे तो -150 कहीं इधर होगा और -20 कहीं इधर होता दिख रहा है मुझे। वैसे ही -15 जब q को ड्रॉ करेंगे तो -15 कहीं इधर होगा और -12 कहीं इधर होगा। तो ये q की लाइन हो गई हमारी और p की लाइन ये हो गई हमारी। इन दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, अलग अलग है दोनों, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये ब्रेकेज है। तो ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं है, तो आंसर निकल के आएगा। तो आंसर क्या होगा, जो Q है वो बड़ा है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है हमारा Q है, तो P छोटा है और Q बड़ा है, क्योंकि नंबर लाइन में राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है टर्म, लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, Q बड़ा है P से। और जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए Q बड़ा है P से, उस ऑप्शन को टिक मारो, ऑप्शन को क्लिक करो और सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ो। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है p² + 5p + 6 = 0, q² + 3q + 2 = 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 2 6 होता है, और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 भी होता है। तो हमारा +3 + 2, यहाँ से इसका वो आ गया फैक्टराइजेशन, और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं तो -3 और -2। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 2 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 1, और 2 और 1 को जोड़ के 3 ला सकते हैं हम, तो यहाँ पे 2 हमारा नंबर निकल के आता है, 2 + 1। तो +2 और +1 को फर्दर जब हम साइन चेंज कर देंगे तो -2 और -1 आ जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आ गया -2 और -1। इसको ड्रॉ करते हैं तो -3 हमारा कहीं यहाँ दिख रहा था, -2 हमारा कहीं यहाँ दिखेगा, तो ये P है हमारा। Q को ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं तो -2 कहीं यहाँ दिख रहा है, -2 तो यहाँ है ही, और -1 कहीं इधर होगा, -1। तो ये हो गया हमारा Q। तो ये Q की लाइन हो गई और ये P की लाइन है, ये वाली यहाँ से यहाँ, यानी इसको नीचे अगर मैं ड्रॉ करूँ समझाने के लिए तो ये P है और ये Q है। अब देखो एक पॉइंट जो कि -2 है, इस पर दोनों ओवरलैप कर रहा है खाली एक पॉइंट पे। तो मैंने बताया था अभी जो कंडीशन, जो रूल्स बताए थे उसमें, एक जो फर्दर होल पार्ट राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें आंसर निकल के आएगा कि Q बड़ा है P से। जो राइट हैंड साइड वाला है वो बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड वाले से, लेकिन = का भी साइन इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, तो हमारा आंसर यही होगा। तो देखा आपने कैसे इसको इतनी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो भी इसका मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, जिसमें बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है, वैसे क्वेश्चंस या फिर रूट्स वाले क्वेश्चन, उन सबको मैं उसमें डील करूँगा। तो आप फिलहाल इन सारे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चनों पे। इसके लिए आप बैंकर्स अड्डा के साइट पे जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें सर्च करो तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट खुल के आ जाएंगे, तो आप वहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेरी है तो हमसे पूछें, हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में जितने भी सारे टॉपिक्स होते हैं IBPS या फिर SBI के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड, तो मैं उन सबको अपलोड करूँगा बारी बारी से, एकदम ज़ीरो से लेके मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस को उसमें डील करूंगा, जिससे आपको प्री और मेंस दोनों में आसानी हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।